नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अमेरिका ने वेनेजुएला पर विस्फोटक हमला कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई है। कई देश अमेरिका के विरुद्ध में हैं और उसके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। अब ऐसे में इस बीच उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमकी दी है। और क्या धमकी दी है, बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जी हैं और हरिशंकर जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले अजीत सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ट्रंप को उत्तर कोरिया से अब धमकी आई है, उन्होंने क्या कहा है और उनकी धमकी के क्या मायने हैं? देखिए, पहली बार नहीं है। उत्तर कोरिया हमेशा से अमेरिका के खिलाफ धमकी देता रहा और जो कुम जोंग उन हैं, उनके फादर भी पहले थे, वो भी काफ़ी धमकी देते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों। सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कई युद्ध रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने काफ़ी सेल्फ प्रोक्लेम्ड दावा भी किया कि मैंने कई युद्ध रुकवाए। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वेनेजुएला पर उनको हमला करना पड़ा और उसके जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी को वो अरेस्ट करके ले गए, अमेरिका ले गए, न्यूयॉर्क ले गए और वहाँ आज उनकी पेशी की जानी है। तो एक आदमी जो युद्ध रुकवाने का काम करता रहा है, अचानक युद्ध में क्यों चला गया? तो सबसे बड़ी जो वजह है वो है तेल का खेल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, बावजूद उसके रसिया से कई देश तेल खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा चीन खरीदता है, फिर भारत खरीदता है। और ये सब तेल भारत, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि भारत इतना सस्ता तेल खरीदता है और उसको फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है, खुद भी मुनाफा कमा रहा है और रूस को एक तरह से यूक्रेन में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए फंड कर रहा है। तो उन्होंने भारत पर भी टैरिफ लगाए। लेकिन अब इसी तेल के कंट्रोलिंग के लिए, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा, किसी भी एक देश के पास अगर सबसे ज़्यादा तेल है दुनिया में तो वो है वेनेजुएला। छोटी कंट्री है मगर उसके पास अमेरिका से 4 गुना तेल है। तो अमेरिका चाहता है कि तेल के जरिए वो अपना जो वर्चस्व स्थापित करे। और चूँकि आसपास अगर देखिए तो अमेरिका के आसपास जो छोटे देश हैं, क्यूबा है, निकारागुआ है, हैती है, पनामा है, यहाँ भी अमेरिका इसी तरह से कार्रवाई करता रहा। उनके यहाँ पर दखलंदाजी करता रहा, वहाँ पे जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराता रहा और अपनी पसंद के लोगों को बैठाता रहा। वेनेजुएला में भी मदुरो को अरेस्ट करके ले गया और जो उपराष्ट्रपति बनी है उनके लिए भी चेतावनी दी है अमेरिका ने कि उनको भी हटा देंगे और अपनी पसंद का बनाएंगे। तो तेल का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास आएगा। और तेल वैसे भी पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर तेल नहीं मिलेगा तो फिर इकॉनमी नहीं चल सकती किसी भी देश की। तो अमेरिका की वजह यही है कि तेल पे कंट्रोल करना चाहता है। अब रही नॉर्थ कोरिया की बात, तो नॉर्थ कोरिया चीन के खेमे का है, रूस के साथ उसकी दोस्ती है और जो कि अमेरिका के साथ हमेशा उसके मतभेद रहते हैं। तो एक तरह से उसने भी धमकी दी कि यदि फिर से उसने इस तरह से कोशिश की तो चूंकि उसके पास परमाणु हथियार है तो लोग डरते भी हैं, उसके आसपास के लोग। यही वजह है कि उसने धमकी दी है। और इसी तरह से अगर तनाव बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, हो सकता है भारत भी इनके साथ मिल जाए, तो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हरिशंकर जी, मैं आपसे भी एक बार इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरीके से उत्तर कोरिया की एंट्री हुई है और जैसा कि अजीत जी ने बताया कि तेल का खेल है, वैसे तो अमेरिका की तरफ से बयानबाजी दी जा रही है कि हमने एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया है। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, आपको बता दें कि निकोलस जो हैं, ये जब सत्ता में चुन करके आए थे उस समय भी, उसके बाद भी उन पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया था। तो मतलब कुल मिलाकर के अमेरिका की उन पर टेढ़ी नज़र काफ़ी दिनों से है। लेकिन अचानक से इस समय कार्रवाई का उनको उचित समय लगा अमेरिका को, और उनको उठा करके ले गए अपने देश में। अब कुल मिलाकर के देखिए तो उनके जो तेल पर, वेनेजुएला के तेल पर किसका अधिकार है? अमेरिका का अधिकार है। अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा करेगा, और यही एग्जैक्टली अमेरिका चाहता था। आप देखिए कि पूरी दुनिया पर तेल की वजह से इन्होंने टैरिफ लगा दिया। भारत पर यह कह के लगा दिया कि आप जो है रूस से तेल खरीदते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा करके बेचते हैं और उसका फायदा रूस को जाता है। अच्छा,
रूस को जाता है, वो सारी चीजें ठीक है। अब अमेरिका के एक दूसरा पार्ट भी देखिए, अमेरिका यूक्रेन को लेकर के इस समय नरम पड़ा हुआ है, क्योंकि वो खुद इस समय युद्ध में है, तो बहुत ज्यादा हमलावर नहीं है रूस पर यूक्रेन वाले मामले पे। तो पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका लगातार, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो लगातार जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं और अपने तरीके से, मनमाने तरीके से टैरिफ हुआ, उसके बाद इस समय वेनेजुएला पर उन्होंने हमला किया। कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। लेकिन किम जोंग से जो है उनकी अच्छी बनती है, वेनेजुएला के जो निकोलस हैं उनकी बहुत अच्छी बनती है। तो उन्होंने कहा है कि उनको छोड़ो, और बहुत सारी चीजें हैं अमेरिका और जो नॉर्थ कोरिया है उसके बीच टकराहट आज की नहीं है, ये लगातार आप इनका इतिहास देखिए तो टकराव हमेशा बना रहता है। कई बार होता है कि चीन से, चूंकि नॉर्थ कोरिया के अच्छे संबंध हैं तो चीन पर भी आरोप लगता है, लेकिन कुल मिलाकर के किम जोंग उन जो है उनसे अमेरिकी शासक जो भी रहे हो, ट्रंप है या इनसे पहले जो भी रहे, जो बाइडेन रहे, तो कुल मिलाकर के अमेरिका से उत्तरी कोरिया की कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर वाकई में जैसी चीजें चल रही है, जैसा डेवलपमेंट हर दिन हो रहा है और परमाणु युद्ध तक बात पहुंचती है, तो आप समझिए कि फिर एक नया विश्व युद्ध जैसा ही माहौल होगा, क्योंकि इसमें कई जो महाशक्ति देश है वो इसमें शामिल है। चाइना विरोध कर रहा है, रसिया विरोध कर रहा है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया अब इस समय काफी मुखर हो गया है। तो कुल मिलाकर के, और देखिए देर सवेर, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अब फिर कह रहे हैं कि भारत पर फिर टैरिफ लगाएंगे, मतलब वो सारा वैसा ही फैसला कर रहे हैं जो जिससे अंतर्राष्ट्रीय माहौल खराब हो। लेकिन अगर वैसी स्थिति आती है तो फिर भारत के लिए बड़ा चुनौती होगा, भारत इसमें क्या करे। तो जैसा अजीत सर बता रहे थे, चौथा जो साझेदार है, क्या पता भारत भी बन जाए, क्योंकि अमेरिका की ये पूरी चीजें हैं, अमेरिका की जो दादागिरी है, मनमानी है, आप देखिए लगातार जो है वहां पर उनका विरोध हो रहा है अमेरिका में ही। कमला हैरिस कह रही है कि ये बहुत बेवकूफाना हरकत है, ये गलत है, और वो लगातार कह रही है कि ये मतलब उनकी कोई गलती और मतलब नशे का मामला नहीं है, ये पूरा तेल का खेल है। तो अमेरिका में भी उनका विरोध हो रहा है और अमेरिका के बाहर भी हो रहा है। अच्छा, इससे पहले भी टैरिफ वाले मामले पर भी हुआ था, लेकिन इतना पुरजोर विरोध नहीं हुआ था, क्योंकि विपक्ष को वहां पर लगता था कि इससे जो है मतलब उनकी छवि जो है जनता में गलत जाएगी, क्योंकि अमेरिका जो है अपना अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, अपना धन उपार्जन के लिए ये टैरिफ लगा रहा है। लेकिन ये जो मामला है, इस पर वहां की पार्टियां और बाकी लोग भी मुखर होकर सामने आ रहे हैं। तो ट्रंप के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत चुनौती भरे होंगे, और भारत पर जो वो लगातार गलत बयानबाजी करते हैं, उससे भी दोनों देशों के संबंध जो है वो बहुत खराब हुआ है। लेकिन संभालने की बारी अब भारत की नहीं, अब ट्रंप की है। लेकिन उनको इस समय सबसे ज्यादा चुनौती जो है उत्तर कोरिया का मिल रहा है, और उसको संभालना अमेरिका के लिए आसान नहीं होता है। दूसरी तरफ देखिए, सबसे अहम बात ये कि इंडिया भी कहीं ना कहीं से इसमें, इस इशू में अगर देखा जाए तो बहुत न्यूट्रल नहीं है। भारत की तरफ से एक तरफ स्टेटमेंट आया कि हम इसका विरोध करते हैं, शांति से होना चाहिए था, अगर हुआ भी जिस तरह से बलपूर्वक वहाँ पे उनको पकड़ के ले जाया गया वो गलत है। तो कहीं ना कहीं भारत ने अमेरिका का विरोध किया है, सपोर्ट नहीं किया। और अगर देखें अब हाल के दिनों में डेवलपमेंट, खास करके पिछले एक साल से, अमेरिका इस समय पाकिस्तान के नज़दीक है, भारत से दूर हो रहा है, इंडिया से दूर हो रहा है। क्योंकि आप देखिए 1998 में जब परमाणु विस्फोट किया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी विस्फोट कर दिया। उसके बाद से भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे सुधरे। स्ट्रॉब टॉलबोट आए थे वहाँ पे, अमेरिका के जो उप विदेश मंत्री हैं, और यहाँ पर जसवंत सिंह, उनकी बातचीत शुरू हुई, और ऐसी बातचीत शुरू हुई कि भारत कभी भी अमेरिका के साथ नहीं था, अमेरिका के साथ हुआ। उसके बाद बिल क्लिंटन यहाँ पे आए राष्ट्रपति, और फिर धीरे धीरे भारत के साथ बहुत अच्छा समझौता हुआ। अभी पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप चुने गए तो फरवरी में नरेंद्र मोदी विजिट किए, व्हाइट हाउस गए, और भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ कि हमारा जो व्यापार है द्विपक्षीय, ये हम $500 बिलियन तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए 6 महीने नहीं बीते
टैरिफ की बात आ गई और भारत के ऊपर 50%, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो टैरिफ लगाया, तो वहाँ से भारत के साथ रिश्तों में खटास आने लगी। और उसके बाद देखिए हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं यूनाइटेड नेशन के जो वार्षिक होता है उसमें भाषण देने के लिए, लेकिन पिछले साल नहीं गए क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती वो नहीं रही जैसा कि पहले रही। जबकि आप पाकिस्तान के देखिए, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे उनके जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले साल 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, व्हाइट हाउस में डिनर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ जो रिश्ता है अमेरिका का, वो अब वैसा नहीं जैसा कि पहले था। और इसीलिए भारत पुराना यार है, रूस पुराना दोस्त है, और चीन चूंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभरती हुई, सबसे ज़्यादा लोग, सबसे बड़ा मार्केट, भारत और चीन को मिला दीजिए तो लगभग 300 करोड़ पॉपुलेशन हो गई, 3 बिलियन। तो इतनी बड़ा मार्केट जो है अमेरिका का छूटेगा तो उसके लिए बहुत, मतलब उनकी कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी। और इसीलिए भारत चाहता है कि अभी जो पिछले साल चीन में गए नरेंद्र मोदी और पुतिन के साथ, और उनके जो राष्ट्रपति हैं चीन के, उनके साथ जो फोटो तस्वीर खींची, वो जो है अमेरिका में उसको बहुत अच्छे से उसको देखा गया। और बार बार ये वहाँ पर कहा गया कि यदि तीनों दोस्त ये मिल जाएंगे तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा रहेगा। और चूंकि नॉर्थ कोरिया चीन का बहुत अच्छा दोस्त है, रूस का बहुत अच्छा दोस्त है, तो अमेरिका के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है अगर जियोपॉलिटिकल लेवल पर देखा जाए। उसने ठीक है फोर्सफुली कर लिया, लेकिन अगर यही हालात रहे तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कि उसका साथ आप देखिए यूरोप भी छोड़ चुका है। यूरोप सबसे ज़्यादा करीब था अमेरिका के, लेकिन अब यूरोप भी साथ नहीं है। तो अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह से अगर कदम उठाते रहे तो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। भारत जैसा दोस्त उन्होंने खोया है पिछले 1 सालों में टैरिफ लगाकर, आगे भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे अटपटे मतलब फैसले लगातार कर रहे हैं जब से आए हैं, कि आपको जियोपॉलिटिक्स में हर चीज का एक पैटर्न होता है, दोस्ती का, दुश्मनी का, उसके बाद रिश्तों का, व्यापार का। लेकिन उस सब पर ट्रंप की जो नीति रही है वो भारी तो नहीं कहेंगे, वो मतलब अजीबो फैसले उन्होंने किए। अब जैसे देखिए, भारत कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा बाजार है अमेरिका के लिए। और आपको पता है अमेरिकी कई कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही है, चाहे एलन मस्क की कंपनी हो, चाहे आईफोन की कंपनी हो, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है भारत में। और भी कई कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं और कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आरोपों को देखें तो ट्रंप का जो हित है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में वो बिटकॉइन को लेकर के फंस जाते हैं, उसके आरोप लगते हैं कि वो इसीलिए आसिम मुनीर को वहां पर बुलाते हैं। आप बताइए, एक देश जहां पर, एक छोटा सा देश जो आतंकवाद परस्त है, जहां पर आतंकवादी हर कोने में बैठे हैं, उस देश के आप जो है सेना अध्यक्ष को बुलाते हैं और आप अपने व्हाइट हाउस में उसको इतना सम्मान देते हैं। कोई ना कोई तो हित होगा। और अमेरिका की नज़र पाकिस्तान के रेयर अर्थ पे भी है, और अमेरिका की जहां पर नज़र होती है, अब उन्होंने असीम मुनीर को मिला लिया। अब असीम मुनीर डायरेक्ट डील कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कहीं दिखते नहीं है। आप देखिए, ये भी एक पॉलिटिक्स है। तो असीम मुनीर से डील हो रही है, तो आगे क्या भविष्य होगा उस देश का। लेकिन अमेरिका ने ये ट्रंप की जो ये नीति रही है, बेहद फ्लॉप नीति है, कि आप भारत जैसे अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर को छोड़ करके पाकिस्तान जैसे कंगाल देश को, लेकिन उसके पीछे उनका अपना हित है जिसको साधने के लिए वो पाकिस्तान को तवज्जो दे रहे हैं। और इसका आरोप उनको अमेरिका में भी लोग लगा चुके हैं, लगातार वो आरोपों के घेरे में रहते हैं। लेकिन ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये सोचते हैं कि इसके बाद क्या। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि उन आगे की पॉलिटिक्स है, उनकी पार्टी की आगे की पॉलिटिक्स है। उनके घर से कोई ना कोई फिर अमेरिका में उम्मीदवार बनेगा, राष्ट्रपति के लिए अपना नॉमिनेशन करेगा। और अमेरिका में एक अच्छी खासी संख्या में एनआरआई है, और इसके अलावे दूसरे देशों के लोग हैं जिनका आपस में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। तो आने वाले दिनों में इनकी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है अमेरिका में। जी अजीत जी,
वेनेजुएला की जो जनता है वो इस गिरफ्तारी को कैसे देख रही है? जैसे हमने भारत के लिए बात कर ली, हमने हर तरीके से बात कर ली, जो जनता है उसकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, जो तस्वीरें आई, जनता काफ़ी खुश दिखाई पड़ी वेनेजुएला की, क्योंकि उनको भी लगता था कि शायद जो निकोलस मादुरो हैं वो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और चूंकि वो राष्ट्रपति थे, पूरे देश पर उनकी पकड़ थी, तो लोग ये चाहते थे कि उनसे मुक्ति मिले। और जब अमेरिका ने ये सेंस कर लिया कि शायद पब्लिक यही चाहती है, तभी उसने अटैक किया और उनको अरेस्ट करके ले गए। तो वेनेजुएला में जिस तरह से लोग सड़कों पे आए और जिस तरह से जश्न मनाने लगे, तो ऐसा लगता है कि शायद निकोलस मादुरो के ऊपर जो आरोप लगे कि वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग के किंग हैं और जो इलीगल हथियारों की तस्करी कराते हैं, तो ये आरोप बहुत हद तक सही साबित हो सकते हैं। और अब तो अमेरिका की अदालत में मुकदमा चलेगा, वहाँ पे आज पहली बार पेशी भी होनी है, तो अब उनके ऊपर क्या होता है वो तो अदालत तय करेगी। लेकिन लोग खुश दिखाई पड़े वेनेजुएला में खास करके, और अमेरिका में भी इसलिए खुश हैं कि तेल का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास आ गया, तो अमेरिकन कंपनियों को फ़ायदा होगा, अमेरिका के लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये अमेरिका के लिहाज से तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो कई देश सीधे आलोचना करते हैं, खास करके चीन को हमने देखा, नॉर्थ कोरिया ने तो धमकी ही दे दी, भारत ने भी आलोचना की, तो कई देशों ने आलोचना की है अमेरिका की, जो कि आगे चलकर अमेरिका के हित के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि इसी तरह से अमेरिका अपने जो आसपास छोटी कंट्री हैं, खास करके मैंने बोला कि क्यूबा, निकारागुआ, हैती, पनामा, यहाँ पर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है, अपने सीक्रेट एजेंट्स भेज के और शासकों को हटा के अपने कठपुतली वहाँ पर खड़ा करता है। तो अमेरिका का हित जरूर हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये अमेरिका के लिए आगे चलकर सही नहीं होगा। बिल्कुल अजीत जी, देखिए, एक चीज और आपको बताऊं कि अमेरिका का जहां जहां तख्ता पलट में संबंध रहा है, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बांग्लादेश का देख लीजिए, वो भी अमेरिका पर आरोप लगा था, और शेख हसीना ने सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि एक वहां पर टापू है, द्वीप है, जो उन्होंने नहीं दिया, उसके बाद तख्ता पलट किया गया। वो आरोप लगाया उन्होंने अमेरिका पे। तो आज बांग्लादेश की हालत क्या है आप देख लीजिए। आप देखिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसके बाद बद से बदतर हालात हैं। शेख हसीना की पार्टी जो इतने साल तक सत्ता में रही, मतलब वहाँ पर संघर्ष के लिए नए बांग्लादेश के निर्माण में जिनके पिताजी की भूमिका रही, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की, उनको भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया, उनकी मूर्तियाँ तोड़ी गई, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश को मिला क्या? एक अंतरिम शासक, और इतना कमजोर शासक कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस आज लाचार बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अमेरिका को अपना हित था, उनको हटाना था, तो बांग्लादेश में भी हटा लिया, यहाँ भी हटा लिया। लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वेनेजुएला में जो निकोलस को हटाया गया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि अभी जनता तो खुश है, क्योंकि जेनजी सड़कों पर और जेनजी सड़कों पर क्यों आती हैं? कहीं ना कहीं आंदोलन होता है, आंदोलन के पीछे फंडिंग होती है। फंडिंग किसने किया होगा ये बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है। तो कुल मिलाकर के मकसद में अमेरिका कामयाब रहा, लेकिन वहां की जनता के लिए इसका क्या फायदा होगा, क्या बेहतर होगा, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो ट्रंप को उत्तर कोरिया से भी धमकी मिल चुकी है, और विश्व स्थल पर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आगे इस मुद्दे पर और क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।